सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 12 है। इस वीडियो में मैं आपको डीएससीपी के बारे में बताने वाला हूँ। डीएससीपी के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बूट पी प्रोटोकॉल के बारे में भी बताऊंगा एंड इसी के साथ साथ अपीपा के बारे में भी बताऊंगा। ये तीनों चीजें क्या होती हैं। मेनली फोकस हमारा यहाँ पे डीएससीपी पे रहेगा क्योंकि इन सभी चीज का अल्टरनेट आपका डीएससीपी ही है। ऑटोमेटिक आईपी हम यहाँ से डीएससीपी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आईपी हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या वेज होते हैं और सबसे मेजोरिटी आप किस चीज का यूज करते हो एंड उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, जिसमें हम कवर करेंगे डीएससीपी सर्वर, अपीपा एंड इसी के साथ साथ बूट पी प्रोटोकॉल। तो जो भी इन चीजों के बारे में जानना चाहता है बने रहे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आईपी के बारे में मिल जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे डीएससीपी के बारे में कि डीएससीपी क्या होता है। तो गाइस, इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये हमारा डायनेमिक आईपी देने के लिए यूज होता है। डायनेमिक का मतलब ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करने के लिए। तो डीएससीपी, अब डीएससीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसे फुल फॉर्म में कहते हैं। इसे हमने 1993 में यूज करना स्टार्ट किया था। इसका मतलब फाउंड भी 1993 के आसपास ही हुआ होगा। एन एक्सटेंशन ऑफ बूट पी। अब देखो, डीएससीपी क्या है, आज के वर्ल्ड में हम सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं अल्टरनेट आईपी या फिर एक ऐसी आईपी जो कि हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दे, हमें कोई भी स्टैटिकली उसे आईपी ना देनी पड़े या ऑटोमेटिकली हमें जो भी काम करना है आईपी के थ्रू वो सब हमें ऑटोमेटिकली हमें मिल जाए आईपी और हम कर पाए। ठीक है, इसलिए हम डीएससीपी का इस्तेमाल करते थे। वहां हमें मैनुअल सेट नहीं करनी पड़ती थी, आईपी बकायदा एंटर नहीं करनी पड़ती थी, ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती थी। लेकिन जब डीएससीपी नहीं था, डीएससीपी से पहले कुछ और यूज हुआ करता था जिसे हम कहते हैं बूट पी प्रोटोकॉल। अब ये बूट पी प्रोटोकॉल को हम बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो कि यूज होती थी पहले के टाइम पे ऑटोमेटिकली आईपी देने के लिए। पहले भी हम स्टैटिकली देते थे लेकिन वहां पे अल्टरनेट था कि हम ऑटोमेटिकली दे दें, और उस ऑटोमेटिक को देने के लिए हम बूट पी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते थे। बूट पी का पूरा नाम है बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। सेम पोर्ट नंबर्स एज बूट पी। बूट पी का जो पोर्ट नंबर है वो सेम डीएससीपी का भी पोर्ट नंबर है, यानी दोनों का पोर्ट नंबर सेम है। यानी जो भी डाटा डीएससीपी सर्वर से आपके सिस्टम तक आएगा आईपी के रिलेटेड, वो सब एक ही आपके पोर्ट नंबर पे वेराई करेगा, एक ही पोर्ट नंबर पे ट्रेवल करेगा या एक ही पोर्ट नंबर से निकल के रिसीव होगा। ठीक है। एक्सटेंशन सपोर्ट्स टेम्पररी एलोकेशन लीजेस ऑफ आईपी एड्रेसेस। आपको डीएससीपी में क्या फायदा हो गया, यहाँ पे आपको एक टेम्पररी आईपी मिल जाती है, यानी कुछ समय बाद अगर आप सिस्टम उसे ऑफ करके दोबारा से ओपन करोगे तो आपको एक डिफरेंट आईपी एड्रेस मिलेगा जो कि उस टाइम पे आपके लिए अवेलेबल होगा। तो ये लीजेस बेस्ड पे यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस डायनेमिकली मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। डीएससीपी क्लाइंट कैन एक्वायर ऑल आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर नीडेड टू ऑपरेट। तो यहाँ पे आपको जो डीएससीपी क्लाइंट अगर आप बनोगे डीएससीपी सर्वर से ऑटोमेटिकली आईपी आप लोगे तो आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ना ही आपको आईपी एड्रेस देना है, ना ही आपको डिफॉल्ट गेटवे देना है, ना ही आपको सबनेट मास्क देना है, ना ही आपको डीएनएस देना है। ऑटोमेटिकली सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी डीएससीपी सर्वर से रिक्वेस्ट वापस अप्रूव होने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है। DSCP is the preferred mechanism for dynamic assignment of IP addresses। तो ये एक तरीके का मैकेनिज्म होता है, एक सर्वर बेस्ड मैकेनिज्म होता है जो कि आपका कांटेक्ट में रहता है आपके सिस्टम से, आपके नेटवर्क से। और जब आप इसको अलाउ करते हो कि हाँ भाई मेरे को एक रिक्वेस्ट आप भेजते हो इसके सर्वर में, तब आपको ये रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में एक ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है सर्वर बेस्ड। डीएससीपी कैन एंटर ऑपरेट विद बूट पी क्लाइंट्स। तो ये बूट पी क्लाइंट के साथ भी वर्क करता है, लेकिन बूट पी क्लाइंट अब बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। नॉर्मली हमारा डीएससीपी ही वर्क करता है। हम डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन अपने राउटर में भी कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, हम अपने पूरे सर्वर में भी कर सकते हैं। तो हम डीएससीपी का कंप्यूटर में कैसे करते हैं अभी हम वो जानेंगे, राउटर में कैसे करेंगे वो हम सीसीएनए वाले कोर्स में जानेंगे। तो डीएससीपी हमारा
डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो कि हमें ऑटोमेटिकली आईपी देता है। डीएचसीपी से पहले हमारा इसका अल्टरनेट था बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, और अब हमारा जो लेटेस्ट नहीं, जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे यूज होता है वो आपका डीएचसीपी है, जो कि टेम्पररी ऑटोमेटिकली आईपी आपको प्रोवाइड कर देता है कुछ टाइम के लिए। इसके बाद वो चेंज भी हो सकती है जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक क्लाइंट कंप्यूटर है। क्लाइंट कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसका मैक एड्रेस ये रहा, उसका आईपी अभी कुछ भी नहीं है, ना ही उसका सबनेट मास्क है। वो क्या करेगा, अपनी एक रिक्वेस्ट भेजेगा डीएनएस सर्वर पे। ठीक है, ये आपका डीएचसीपी सर्वर है, डीएनएस नहीं डीएचसीपी सर्वर, जिसकी आईपी कुछ ये है, मास्क कुछ ये है। ठीक है, सबनेट मास्क। तो वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट वापस आएगी अप्रूव होके, फिर ये रिक्वेस्ट दोबारा जाएगी और वापस में हमें एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, जो कि ये देखो यहाँ पे असाइन भी हो गया। इस तरीके से आपका ये जो सर्वर है, एक डीएचसीपी सर्वर लगा होता है, जो कि हमें एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है पैकेट के फॉर्म में, जो रिस्पांस में आती है। फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसके बाद हमें आईपी एड्रेस देखो प्रोवाइड हो जाता है और असाइन हो जाता है हमारी मशीन में। देखो यहाँ पे अप्रूव हो गया। इस तरीके से हम डीएचसीपी में एक वहां पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैकेट जाएगा जो कि टीसीपी के थ्रू जाएगा। मैंने आपको टीसीपी बताया। टीसीपी में क्या होता है, पहले पूरा कनेक्शन चेक करता है, इसके बाद जब वो सिक्योर होता है, पूरे अच्छी तरीके से वर्क कर रहा होता है, तब वो जाके पोर्ट नंबर देता है। पोर्ट नंबर के बाद फिर आपका पैकेट जाता है, जिससे आपका पैकेट ड्रॉप नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे भी टीसीपी की मदद से पहले वो डिस्कवर करेगा। यहाँ पे देखना अभी लिखा आएगा, ये देखो डिस्कवर कर रहा है, डिस्कवर हो गया। इसके बाद क्या होगा, ऑफर वापस आएगा, रिस्पांस यानी टीसीपी की मदद से, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी और फिर वापस में आपका रिस्पांस में आपका आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क आ जाएगा, जो कि आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इस तरीके से ये टीसीपी में वर्क करता है। आप डीएचसीपी का पोर्ट नंबर देख सकते हो, डीएचसीपी कहाँ पे लाई करता है, और इसमें आपकी यूडीपी की प्रोटोकॉल यूज होती है। लेकिन यहाँ पे आपका टीसीपी में डीएचसीपी जो मेन है, देखो अब मैं क्लियरली बता दूं, डीएचसीपी जो सर्वर है वो एक्चुअल में यूडीपी में वर्क करता है। लेकिन जो टीसीपी के प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, टीसीपी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि पैकेट ट्रांसफरिंग में यूज होते हैं, जस्ट लाइक आपका एसएनएमपी, और एक होता है आईजीएमपी जो कि आपका आईपी एड्रेस के लिए यूज होता है, आईजीएमपी। तो ये वाली जो प्रोटोकॉल्स है वो आपकी टीसीपी पे बेस्ड होती है, उन्हीं की वजह से ये पैकेट जा रहा है। ठीक है, तो ये कहां पर वर्क करेंगी, ये टीसीपी पे वर्क करेगी, यूडीपी पे आपका डीएचसीपी वर्क करेगा, और जो कि यहाँ पे इसकी आईपी में वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे डीएचसीपी में यूडीपी वर्क करता तो है, लेकिन यहाँ पे कोई अफेक्शन नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो पैकेट ट्रांसफर हो रहा है वो क्लाइंट वाले सिस्टम से हो रहा है, इसलिए क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, और वो प्रोटोकॉल होती है आईजीएमपी, बिकॉज हम आईपी एड्रेस के लिए वहां पे कर रहे हैं। तो वो आपकी आईजीएमपी जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी पे ही बेस्ड होती है, तो टीसीपी पे ये वर्क करेगी, और यूडीपी होता है आपका डीएचसीपी में। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वो डिस्कवर करेगा, फिर वो रिस्पांस आएगा, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, फिर हमें बदले में वहां से एक आईपी और एक सबनेट मास्क मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका डीएचसीपी सर्वर वर्क करता है और हमें ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ये एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस प्लीज। तो वो रिक्वेस्ट जाएगी राउटर पे, राउटर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी डीएचसीपी से आपको एक आईपी दे देगा। देखो ये वाली आईपी दे दी। तो आपके राउटर में भी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि किस तरीके से आप उसमें आईपी दे सकते हो। ठीक है, राउटर में डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन हम करके देखेंगे जब हम कोर्स करेंगे। कौन सा कोर्स करेंगे, सीसीएनए का कोर्स करेंगे, क्योंकि वहां पे ही ये पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन हो पाएगा। तो गाइस अभी हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में डीएचसीपी कैसे इनेबल या डिसेबल कर देते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अगर अब मैं यहाँ पे अपना डीएचसीपी सर्वर दिखाऊं तो मैं कैसे दिखा सकता हूं, मैं अपना विंडो प्लस आर प्रेस करूंगा, यहाँ पे ncpa.cpl पे जाऊंगा। मैंने इथरनेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर रखा है क्योंकि इथरनेट मेरा राउटर से कनेक्ट है, एंड राउटर में मेरा ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी इनेबल नहीं है। मैंने स्टैटिक आईपी ले रखी है, इसलिए मैंने स्टैटिक लगा रखी थी, तो मैंने इसे डिसेबल कर दिया और मैंने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से अपना वाईफाई कनेक्ट किया है, जहां पे मैंने डीएचसीपी से अपनी आईपी ले रखी है। मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे देखूंगा आईपी वर्जन 4 में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली इस पे जनरेट था। अगर मैं यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस यहाँ पे कर दूं और यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस अपने हिसाब से दे दूं, तो यहाँ पे जो मेरा आईपी एड्रेस जाएगा ना, वो मेरा स्टैटिक आईपी एड्रेस होगा। तो वहां पे हमें ये देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारा वर्क ही नहीं करेगा जब तक हम कॉन्फ़िगरेशन अपने मोबाइल फोन में ना करते ऐसी। तो यहाँ पे ये वर्क ही नहीं करेगी। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, डीएचसीपी के लिए ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी आईपी एड्रेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। अब यहाँ पे आईपी वर्जन 6 आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पे भी देखो ऑब्टेन एन आईपी वर्जन 6 ऑटोमेटिकली आ रहा है। यहाँ पे अगर हम खुद से आईपी देते तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आईपी देते, लेकिन यहाँ पे हमने आईपी वर्जन 6 की दी है। ओके करूंगा, ओके करूंगा। अगर अब मैं अपने आईपी कॉन्फ़िग चेक करूंगा तो देखो क्या आंसर आएगा, मतलब क्या रिजल्ट आएगा, देखना।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आईपी वर्जन 6 आ रहा है लिखा हुआ, साथ साथ मेरा आईपी वर्जन 4 लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था आईपी वर्जन 6 भी मुझे ऑटोमेटिकली मिला है, जो कि मेरा ग्लोबली मैं इस आईपी एड्रेस से ट्रैक करा जा सकता हूं। मेरा ये पब्लिक एड्रेस है, ठीक है। इसी के साथ साथ आईपी वर्जन 4 है ये वाला मेरा, जो कि मेरे मोबाइल फोन की वजह से मुझे मिला हुआ है। मोबाइल फोन से मेरा एक प्राइवेट नेटवर्क बन रहा है ये, जो कि मेरा कंप्यूटर और मोबाइल फोन आपस में कनेक्ट है, ये भी एक नेटवर्क की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर मैं तीसरा डिवाइस इससे कनेक्ट करता हूं तो उसकी आईपी सेम यहां तक रहेगी और यहाँ पे 144 की जगह 145 हो जाएगी। तो ये मेरा एक प्राइवेट एड्रेस है जो कि सेम इसी आईपी का कहीं और भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आईपी वर्जन 6 मेरा यूनिक है, ये कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी जो ये वाली आईपी है ये भी मेरे को डीएनएस से मतलब डीएससीपी से मिली है, यानी ऑटोमेटिकली मिली है। साथ साथ ये आईपी वर्जन 4 की है, ये मेरे मोबाइल के डीएससीपी से ऑटोमेटिकली मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी आईपी नहीं दी है, डायरेक्ट मैंने कनेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता अपने मोबाइल फोन पे नेटवर्क को, तब मैं यहाँ पे जो उस मोबाइल फोन पे कॉन्फ़िगर करता कि इस आईपी में मेरा इंटरनेट चलेगा, तो मुझे यहाँ पे स्टैटिकली सिर्फ वही आईपी देनी पड़ती, तब मेरा डीएससीपी वर्क नहीं करता है। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझ लो, दोनों आईपी यहाँ पे वर्जन 6 और वर्जन 4 दोनों ही मुझे डीएससीपी के थ्रू ही मिली हुई है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हमारी आईपी डीएससीपी से कैसे मिलती है, हमें स्टैटिक कैसे देनी होती है। स्टैटिक में हमें खुद देनी पड़ती है, वहीं डीएससीपी में हमें ऑटोमेटिकली हमें टिक कर देना होता है और ओके कर देना होता है, हमें डीएससीपी से ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाती है। तो अब यहाँ पे देखो, हम जानते हैं डायनेमिक असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेस। अब डायनेमिकली हम क्यों करते हैं, हमें क्या प्रॉफिट है। डायनेमिकली असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस इज डिस्क्राइब फॉर सेवरल रीजंस। किन किन रीजन के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। आईपी एड्रेसेस आर असाइन्ड ऑन डिमांड। अब यहाँ पे आपको डिमांड के हिसाब से आईपी एड्रेस चाहिए, आपका कोई लीज है आपके यहाँ पे, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एक टेम्पररी आईपी चाहिए, तो आपको यहाँ पे डीएससीपी से मिल जाती है, ठीक है। अवॉइड मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअल आपको देनी नहीं पड़ती, आप बार बार वहां पे जाओ, सबनेट लिखो, ये सब आपको नहीं करना पड़ता। आपको सिंगल बार वहां पे ऑटोमेटिकली पे लगा देना, ओके कर देना, और आपको ऑटोमेटिकली वहां पे आईपी मिलती रहेगी। अगर आप प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हो तो आपको डीएससीपी बेटर है आपके लिए, और आप मैनुअल पे ना फंसे, क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी करो फिर मैनुअल आईपी भी करो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इजी टू कॉन्फ़िगर है, सिर्फ एक चेक बॉक्स होता है, उस पर टिक करो और ओके कर दो, आपका काम हो गया, आपको डीएससीपी से आईपी मिल जाती है। यहाँ पे आपको और कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं। तो इतने रीजन बहुत हैं डीएससीपी को यूज करने के लिए। तो सॉल्यूशंस फॉर डायनेमिक असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल RARP। अब ये RARP क्या होता है, एक होता है ARP, ठीक है। ARP और RARP, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ARP की फुल फॉर्म होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP की फुल फॉर्म होती है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब इनका वर्क क्या है, अगर गाइस मैं आपको यहाँ पे बताऊं ERP का वर्क, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आपकी जो आईपी एड्रेस होता है, जो आपके सिस्टम में अगर आपने राउटर लगा रखा है, ISP से ले रखा है, तो आपके पास एक प्राइवेट वाला आईपी होता है जो कि किसी दूसरे प्राइवेट नेटवर्क में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे 192.168.0.3, वो सेम आईपी आपका किसी दूसरे बंदे के भी प्राइवेट नेटवर्क में हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। पब्लिक आईपी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने जैसे प्राइवेट आईपी ले रखा है, अब उस प्राइवेट आईपी को हमें मैक एड्रेस के साथ लिखना है, ठीक है। मैक एड्रेस के साथ आपका जो राउटर है, ठीक है। अब राउटर क्या है कि राउटर के पास तो आपके पास मैक टेबल है वहां पे, जिसे हम कहते हैं ARP टेबल, ठीक है, मैक टेबल। अब उसमें आपका आईपी लिखा जाएगा एक जगह और दूसरी कॉलम में लिखा जाएगा आपका मैक एड्रेस, जिससे ये पता चलेगा जब पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है वो कैसी होती है, वो आपके आईपी एड्रेस को नहीं देखता है, वो बस आपको देखता है कि हाँ भाई इस मैक एड्रेस से हमें पहले वहां पे रिक्वेस्ट आई थी, और उस रिक्वेस्ट को वो सर्वर तक भेजता है पब्लिक आईपी के थ्रू, और सर्वर से जब रिस्पांस आता है तो वो चेक करता है कि ये रिस्पांस कहां से आया था, मैक एड्रेस देखता है, पोर्ट नंबर देखता है, इसके बाद उस आईपी को देखता है जो उस मैक एड्रेस से मैच कर रही है, इसके बाद उसे फॉरवर्ड कर देता है उस क्वेरी को उस पोर्ट नंबर से। तो इसी तरीके से ARP वहां पे वर्क करती है। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, मैंने पूरा बताया हुआ है कि कैसे हमारा जो पैकेट है वो जाता है, कैसे हमारा वापस आता है। तो पोर्ट वाली वीडियो आप जरूर से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ARP वर्क करता है कि आपकी प्राइवेट जब राउटर तक पहुंचती है तो राउटर के बाद वो पब्लिक होके जाता है आपकी रिक्वेस्ट को, ठीक है। आपकी प्राइवेट आईपी के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट का सोर्स नहीं जा सकता सर्वर्स तक, ठीक है, तो वो पब्लिक होके ही जाता है। तो वो जब पब्लिक होके जाके वापस आता है उसका रिस्पॉन्स, तब वो राउटर पे आके रुकता है और चेक करता है कि यहां से जब वो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हुआ था तो किस प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट हुआ था, उस प्राइवेट आईपी को देखता है, उस प्राइवेट आईपी में कौन सा मैक एड्रेस है, कौन से सिस्टम से मैक आया है, तो उसका मैक एड्रेस देखता है, पोर्ट नंबर देखता है। अगर मैच कर जाता है वापस आने के बाद तो उसी कंप्यूटर में, उसी सिस्टम में जहां पे वो सब कुछ मैच कर रहा है, वापस से फॉरवर्ड कर देता है आपका राउटर, आपका गेटवे।
तो यही होता है पूरा पोर्ट फॉरवर्डिंग और यही होता है आपका ARP। तो ARP होता है आपका IP से मैक में जाना और आपका रिवर्स ARP होता है मैक से IP में आना। यानी जब आप प्राइवेट से मैक के थ्रू आप जाते हो गेटवे में यानी पब्लिक में, तब आपका ARP यूज होता है, और जब वापस पब्लिक से आते हो प्राइवेट के लिए तब आपका RARP यूज होता है, यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो वर्क्स सिमिलर एज ARP मैंने आपको बताया, ब्रॉडकास्ट अ रिक्वेस्ट फॉर द IP एड्रेस एसोसिएटेड विद द गिवन मैक एड्रेस के रिलेटेड ये वर्क कर रहा है। RARP सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद एन IP एड्रेस के थ्रू रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि वहां पोर्ट नंबर देखता है, फिर IP एड्रेस मैक एड्रेस को मैच करके ही रिस्पॉन्ड करता है। Only assigns IP address, not the default router and subnet mask। तो ये सबनेट वबनेट मास्क नहीं आपको असाइन करता है, ये सिर्फ IP एड्रेस देता है क्योंकि यहाँ पे आपका मैक स्टोर होता है और आपका IP होता है और आपका पोर्ट नंबर होता है। बाकी सबनेट वबनेट मास्क यहाँ स्टोर नहीं होता। ऑलरेडी मैंने पोर्ट वाली वीडियो में कवर किया था, तो अगर आपने वो देखी होगी तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अब आ गया है आपका DHCP इंटरेक्शन। DHCP का इंटरेक्शन कैसे होता है वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन आप यहाँ पे एक बार और देख लो। यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है, एर्गोन नाम का, जिसका IP वर्जन 6 है, ये कुछ इस तरीके का IPv6, और यहाँ पे आपका सेंड करा गया है सबनेट मास्क और यहाँ पे आपका IP है। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई है DHCP सर्वर के पास ये एर्गोन से। तो यहाँ पे आपके 3 सिस्टम है, ठीक है। अब DHCP क्या करेगा, इसको डिस्कवर करेगा। सबसे पहले तो डिस्कवर कर लिया DHCP सर्वर को, रिस्पॉन्स जाएगा कि हाँ भाई डिस्कवर हो गया। इसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जाने के बाद यहाँ से इसको तीनों ही सिस्टम को ऑटोमेटिकली IP मिल जाएगी। तो ये आपका एज अ राउटर वर्क कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ नहीं होता, राउटर आपको देगा वहां पे DHCP सर्वर को, डिस्कवर करने के बाद रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स में ऑटोमेटिकली सिस्टम्स को IP मिल जाएगी। सेम इस तरीके से नीचे भी वर्क हो रहा है, आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम। इस सिनेरियो से आप समझ गए होंगे, या तो पिछले सिनेरियो में आपको मैंने इजीली समझा दिया था। तो इस तरीके से आपका DHCP इंटरेक्शन वर्क करता है। तो गाइस अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि बूट-पी प्रोटोकॉल क्या होती है, यानी बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। तो बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, बूट-पी हम इसे जानते हैं 1985 में आई थी, जबकि आपका जो DHCP था 1993 में आया था। होस्ट कैन कॉन्फ़िगर इट्स IP पैरामीटर्स एट बूट पॉइंट। जब आपका सिस्टम ऑन होता है उसी टाइम आप इसके पैरामीटर्स IP के कॉन्फ़िगर कर सकते थे, ठीक है। 3 सर्विसेज होती थी। IP एड्रेस असाइनमेंट हो जाता था इसमें, डिटेक्शन ऑफ द IP एड्रेस फॉर अ सर्विंग मशीन। आप सर्विंग मशीन को, ये दूसरी मशीन है, उसके लिए भी यहाँ पे IP एड्रेस डिसाइन कर सकते थे अपने सिस्टम से। द नेम ऑफ अ फाइल टू बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द क्लाइंट मशीन, बूट फाइल नेम। बूट फाइल में एक्चुअली में क्या था कि जब आप बूट करते हो ना अपने सिस्टम, तो बूट स्ट्रैप लोडर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को बूट करता है। उसी टाइम पे बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल भी वर्क करती है, जो कि आपके डायनेमिकली आपके IP एड्रेसेस को प्रोवाइड कर देता है आपके सिस्टम में। साथ ही साथ अगर आपके नेटवर्क में दूसरा सिस्टम है, उसका कंट्रोल है आपके पास उन सिस्टमों में भी। नोट ओनली असाइन IP एड्रेसेस बट आल्सो डिफॉल्ट राउटर नेटवर्क मास्क। इसमें भी आपको डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क होता था वो भी मिल जाता था, साथ साथ IP एड्रेस तो मिलता ही मिलता था। सेंट एज UDP मैसेजेस, UDP का पोर्ट 67 था सर्वर के लिए और 68 था होस्ट के लिए आपके बूट-पी प्रोटोकॉल का। तो ये UDP में वर्क करता था, इसका मतलब है ये काफी फास्ट होता था। लेकिन इन कंपेयरिंग ऑफ DHCP आप नहीं कह सकते कि ये फास्ट था, क्योंकि DHCP भी काफी फास्ट है। UDP में ये वर्क करता है, जबकि आपका DHCP भी आपका UDP में वर्क करता है। तो दोनों ही फास्ट आप मान सकते हो। लेकिन जो आपकी प्रोटोकॉल्स ज्यादातर यूज होती हैं DHCP में, वो आपकी TCP बेस्ड प्रोटोकॉल्स होती हैं, ठीक है, जैसे IGMP, ICMP। लेकिन जो आपका मेन DHCP है वो आपका UDP में ही वर्क करता है, ठीक है। इतनी चीज का आप कंफ्यूजन मत करना। यूज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब इसमें क्या थे, आपके ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिमिटेड थे। यही इसका एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट था या डिफेक्ट था, आप मान सकते हो, जिसकी वजह से हमें DHCP को अपनाना पड़ा। These addresses are never forwarded। ये फॉरवर्डेड नहीं होते थे, ये एक बार हमें मिल गया तो परमानेंट रहते थे, बल्कि DHCP जो था उसमें हमें टेम्पररी मिलते थे, जो कि समय समय पर चेंज होते रहते थे, जिससे उनकी जो संख्या थी, उनकी काउंटिंग में कभी कमी नहीं देखने को मिल रही है इस टाइम पे हमें। नहीं तो हमें स्ट्रिक्टली IP वर्जन 6 को अपनाना पड़ जाता। तो ये उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए एंड काफी ज्यादा चीप इन कंपेयरिंग ऑफ बूट-पी वो पड़ा और बहुत ही आसानी से कॉन्फ़िगर हो जाता था। इसीलिए ज्यादातर अब DHCP का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे आपका बूट-पी का इंटरेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सेव और डिस्कवर नहीं होगा इसमें, डायरेक्ट आपके जो वो है पैकेट्स वो भेजे जाएंगे, डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट हुई तो आपके सिस्टम्स को IP मिल जाएगा, अगर नहीं हुई तो भाई नहीं मिलेगा, आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा।
वहीं देखो यहाँ TFTP वर्क कर रहा है। अब TFTP में क्या है कि पहले फाइल नेम डायरेक्ट पैकेट भेज दिया जाएगा, अगर हो रहा है तो आपकी सिस्टम को IP मिल जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। BootP can be used for downloading memory images for diskless workstations. Assignment of IP addresses to host is static. अब यहाँ पे आपको IP एड्रेसेस है, ठीक है, BootP प्रोटोकॉल में, तो यहाँ पे आपको स्टैटिकली भी IP देना पड़ सकता है। अब कैसे देना पड़ सकता है? कुछ केसेस होते हैं जब आपके वर्क स्टेशन में कुछ चीजें चल रही होती हैं, जब आपकी प्रॉपर सारी चीजें TFTP जैसे प्रोटोकॉल है, सारी प्रोटोकॉल नहीं जब एक्टिव होती है, तब आपको स्टैटिकली आप कोई भी IP दे सकते हो, अगर एग्जिस्ट कर रही होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी BootP का समझ में नहीं आ रहा तो कोई जरूरत भी नहीं है BootP को समझने की, बस आप इतना समझ लो कि एक अल्टरनेट था DHCP से पहले जो कि अल्टरनेट IP के लिए यूज हुआ करता था। बस आप इतना समझ लो, और इतना समझ लो कि ये UDP में वर्क करता था, इसमें डिस्कवर डायरेक्ट नहीं होता था, इसमें डायरेक्ट पैकेट सेंड कर दिए जाते थे। जबकि जो हमारा DHCP है उसमें पहले डिस्कवर होता है, फिर इसके बाद उसमें पैकेट सेंड करे जाते हैं, फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, फिर IP मिलता है। इतना आप समझ लो। और गाइस इसी के साथ साथ DHCP का BootP तो अल्टरनेट है ही है, एक और अल्टरनेट है जिसे हम कहते हैं APIPA। अब APIPA की जो IP होती है वो होती है 169.163 ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी IP होती है 169 से शुरू होती है, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली IP तब प्रोवाइड करी जाती है जब आपका DHCP सर्वर फेल हो जाता है, जब आपके सिस्टम पे DHCP की IP इनेबल नहीं हो पाती है, या DHCP सर्वर आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है, या किसी भी रीजन के चलते DHCP नहीं एक्टिव हो पाता है आपके नेटवर्क पे या आपके कंप्यूटर पे, तब आपको एक अल्टरनेट वे मिलता है APIPA का, जिससे आपको एक अल्टरनेट IP मिल जाती है जिसकी रेंज आपकी 169.163 ऐसे कुछ होती है। तो APIPA के बारे में आप और भी जान सकते हो गूगल पे सर्च करके। इस तरीके से आपके दो अल्टरनेट है DHCP के, एक BootP प्रोटोकॉल, इसी के साथ साथ एक APIPA। तो इन दोनों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन और भी इंटरनेट पे देख सकते हो। तो यहाँ हमारा मेन पर्पस था DHCP के बारे में जानना, तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी DHCP के बारे में बता दिया है। इसी के साथ साथ ये नेटवर्किंग का बेसिक कोर्स है, जब हम एडवांस CCNA करेंगे तब हम एक एक चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यानी अल्टरनेट IP, जो हमारी डायनेमिक IP होती है जिसमें हम ऑटोमेटिकली IP ले लेते हैं, वो कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। साथ साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, कैसे क्या चीज होती है DHCP, ये भी मैंने आपको आज यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। सो आई होप गाइज यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो यार एक लाइक आप कर सकते हो, इस वीडियो को जरूर से करें। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो जरूर से कॉमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपना उस चीज का आंसर देने की। और इस वीडियो में कोई भी कॉमेंट तो करना जरूर, और साथ साथ इस वीडियो के बाद मैं आपको जो पिछली वीडियो का सॉल्यूशन था IP का, मैं वो भी दे दूंगा अगली वीडियो में। तो फटाफट से अगर आपने उसका सॉल्यूशन नहीं किया तो अभी कर दो जाके, मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। सो गाइस अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे DNS सर्वर के बारे में, तो उस वीडियो को जरूर देखना। और इस पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, पूरा कोर्स एक्सेस करो, शुरू से वीडियोस देखो ताकि एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग में। अभी बेस क्लियर कर रहा हूं नेटवर्किंग के कोर्स से, आगे CCNA करूंगा, बहुत ही एडवांस होगा, बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।